स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किंगडम प्लांटी की। प्लांट किंगडम की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्राचीन काल से ही इस संसार में पाए जाने वाले समस्त जीवों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, जंतु और पादप। अगर हम पादप की बात करते हैं तो पादप के अंतर्गत पहले फंजाई को भी शामिल किया गया था, प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स को भी शामिल किया गया था और प्लांट तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में हम बात करते हैं आर.एच. विटेकर की, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इस संसार में पाए जाने वाले समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा है। और ये 5 जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। आज हम जिस किंगडम की बात कर रहे हैं वो है किंगडम प्लांटी। अगर हम किंगडम प्लांटी की जब बात करते हैं तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि लगभग 3,50,000 से ज्यादा जातियां किंगडम प्लांटी के अंतर्गत शामिल हैं। प्लांट का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस को माना जाता है। फादर ऑफ बॉटनी जो है वह थियोफ्रास्टस को माना जाता है। किंगडम प्लांटी को किंगडम ऑफ मल्टीसेलुलर प्रोड्यूसर कहा जाता है। किंगडम प्लांटी को किंगडम ऑफ मल्टीसेलुलर प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, अर्थात बहुकोषीय उत्पादकों का जगत कहा जाता है। अगर हम बात करें कि प्लांट है क्या, प्लांट किंगडम है क्या, तो उसको समझे ऑल द ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक हैव बीन इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। एक बार पुनः देखें, ऑल द ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक हैव बीन इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। अर्थात इस संसार में पाए जाने वाले ऐसे प्राणी, जो ऐसे जीव, प्राणी की जगह मैं जीव कहूंगा, ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है तथा फोटोसिंथेटिक है, ऐसे जीवों को प्लांट किंगडम के अंतर्गत शामिल किया गया है। स्पेशली अगर हम बात करें तो 3 लक्षणों पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जीव जो कैसे हैं, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है तथा फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, वो प्लांट किंगडम के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगर हम आगे बात करें तो प्लांट एक्सहिबिट ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर हैबिटेट, स्ट्रक्चर, नेचर एंड लाइफ स्टाइल। कहने का मतलब ये है कि प्लांट जो है अपने आवास में, संरचना में, प्रकृति में तथा अपने जीवन के ढंग में बहुत ज्यादा वेरिएशन, डाइवर्सिटी को शो करते हैं। आप देखते भी हैं कि प्लांट जो है अलग अलग वातावरण में रहते हैं। कुछ प्लांट जल में रहते हैं, कुछ स्थल में रहते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में भी डाइवर्सिटी शो करते हैं। एल्गे आप देखेंगे छोटे आकार के होते हैं। वहीं पर बनियान ट्री की बात करें, बरगद के पेड़ की बात करें तो वो काफी बड़े आकार का होता है। वहीं पर इनके नेचर भी अलग अलग होते हैं और इनका जो लाइफ स्टाइल है ये भी अलग अलग होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इनके सलाइन फीचर के ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो पादप में विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। उन कैरेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टर इज देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर ये यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर है। ये यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर है, बहुकोषीय है। दूसरी बात, सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसमें और यह सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा कैरेक्टर हम क्या देख रहे हैं कि जो किंगडम प्लांटी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी कोशिका में, उनकी सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है और यह सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तीसरा कैरेक्टर देखें, सेल कंटेंट प्लास्टिड। सेल के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है और इस प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल फाउंड इन इट। क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है भाई,
क्लोरोफिल पाया जाता है। और इस क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, जिसकी सहायता से पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया को परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया को संपन्न करते हैं और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसको एक बार पुनः देखें कि ऑल कंटेन सेल कंटेन प्लास्टिड। कोशिका के अंदर, पादप कोशिकाओं के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है और प्लास्टिड के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराता है। These are ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक। अब चूंकि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इस कारण से इनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और देयरफॉर इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। एक और कैरेक्टर इस पर आ जाए। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ओश्योर थ्रू वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है वो 3 विधियों के द्वारा होती है। सबसे पहला है वेजिटेटिव या कायिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जिसको हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अर्थात कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, इन तीनों विधियों के द्वारा इनमें प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। चलिए आगे हम देखें। अगर हम इनके सेक्स ऑर्गन की बात करें, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग कौन लेता है? भाई सेक्स ऑर्गन भाग लेते हैं। और इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वह मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और जैकेटेड होते हैं, एक आवरण के अंदर जो है वो बंद होते हैं। चलिए आगे देखें। प्लांट में जो है स्टोर्ड फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च के रूप में, स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट आर स्टार्च। ठीक है, स्टार्च कैसा है? एक फूड मटेरियल है, जैसे जंतुओं में ग्लाइकोजन होता है, ठीक उसी प्रकार से प्लांट में स्टोरेज फूड मटेरियल जो है, स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑल द प्लांट आर फिक्स्ड ऑन लैंड। सारे के सारे जो पौधे होते हैं एक स्थान पर फिक्स रहते हैं, एक्सेप्ट सम एल्गी। कुछ एल्गी को छोड़कर सारे के सारे प्लांट्स कैसे होते हैं? एक स्थान पर फिक्स रहते हैं, उनमें लोकोमोशन नहीं पाया जाता, लेकिन मूवमेंट पाया जाता है। 9th पॉइंट देखें। सम ऑफ प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफिक। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, परंतु इसके बावजूद भी वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी शो करते हैं, जैसे कि कैस्कुटा। अगर हम कैस्कुटा की बात करें, अमरबेल की बात करें तो यह पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को शो करता है। निफेंथिस जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है ना, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन को शो करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो प्लांट किंगडम है, उस प्लांट किंगडम के सदस्यों में कौन कौन से कैरेक्टर्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, इसको समझते हैं। अगर हम किंगडम प्लांटी की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ पर हम 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। सबसे पहला एक सामान्य क्लासिफिकेशन है, बेसिक क्लासिफिकेशन है, और इस बेसिक क्लासिफिकेशन के अनुसार जितने भी प्लांट्स हैं उन सारे के सारे प्लांट्स को उनके निवास स्थान के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हैं ऐसे प्लांट जो एक्वेटिक हैं, जो जल में पाए जाते हैं, अर्थात जिन्हें एक्वेटिक कहा जाता है। और दूसरी कैटेगरी में है ऐसे प्लांट जो लैंड में पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। अर्थात प्लांट की 2 कैटेगरी हो गई। सबसे फर्स्ट हो गई एक्वेटिक प्लांट्स और दूसरी कैटेगरी हो गई टेरेस्ट्रियल या लैंड प्लांट। अगर हम एक्वेटिक प्लांट की बात करें तो एक्वेटिक प्लांट के अंतर्गत एल्गी को शामिल किया गया है, शैवाल को शामिल किया गया है, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी तथा ब्राउन एल्गी का अध्ययन करना है। ग्रीन एल्गी अर्थात क्लोरोफाइटा, रेड एल्गी अर्थात रोडोफाइटा और ब्राउन एल्गी मतलब फियोफाइटा इसके अंतर्गत शामिल होती है। वहीं दूसरी कैटेगरी की तरफ चले
टेरेस्ट्रियल प्लांट या भूमि पर रहने वाले पादप की बात करें तो जितने भूमि पर रहने वाले पादप है उनको उनमें पाए जाने वाले वेस्कुलर टिश्यू के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, संवहनी ऊतकों के आधार पर, उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांट किया गया है। पहली कैटेगरी में उन पादपों को शामिल किया गया, उन प्लांट्स को शामिल किया गया है जिनमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, और जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट जिनमें होते हैं उनके लिए ग्रुप बना दिया गया है ब्रायोफाइटा। उनके लिए क्या ग्रुप बनाया गया है? ब्रायोफाइटा। अर्थात ब्रायोफाइटा के जो मेंबर्स हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है, और इसके अंतर्गत हम मॉसेस, लिवरवर्ट्स तथा हॉर्नवर्ट्स का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत हम मॉसेस, लिवरवर्ट्स तथा हॉर्नवर्ट्स का अध्ययन करते हैं। दूसरी कैटेगरी की तरफ चले तो ऐसे प्लांट जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, इनको पुनः उनमें होने वाले रिप्रोडक्शन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, वो किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं, उस आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। यदि ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, भाई या तो स्पोर फॉर्मेशन करेंगे या सीड फॉर्मेशन करेंगे, तो स्पोर फॉर्मेशन करने वाले पादपों के लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया है और यह ग्रुप का नाम है टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा के मेंबर्स कैसे होते हैं? स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं और इसके अंतर्गत फर्म शामिल होते हैं। वहीं पर सीड फॉर्मेशन करने वाले जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको स्पर्मेटोफाइटा भी कहा जाता है। स्पर्मेटोफाइटा को पुनः दो भागों में बांट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स वेयर आर, कि सीड्स कहां पर उपस्थित होते हैं, सीड फॉर्मेशन तो करते हैं तो ये कहां पर उपस्थित होते हैं, कैसे होते हैं, इस आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया गया। अगर सीड्स खुले हैं, नेक्ड हैं, नग्न हैं, तब ऐसी अवस्था में इनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ऐसे पादप जिनके बीज जो है वो कैसे होते हैं? खुले होते हैं, नग्न होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। लेकिन जिनके बीज फ्रूट के अंदर बंद होते हैं, फल के अंदर बंद होते हैं, ऐसे प्लांट्स को जो है एंजियोस्पर्म कहा जाता है, आवृत बीजी कहा जाता है। और आवृत बीजी पादपों को पुनः दो भागों में बांट दिया गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पर एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन है ये डेवलपमेंट को भी शो करता है। तो सबसे पहले जो प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ वो कहां पर हुआ? पानी में हुआ, एक्वेटिक प्लांट्स जो कि एल्गी है। उसके बाद ये प्लांट्स पानी से निकलकर कहां पर आए? भूमि पर आए। भूमि पर आए मतलब ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जिस कारण से इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले में भूमि पर आने वाले पादप कौन से थे? ब्रायोफाइट्स थे। अब तीसरे तरफ चले तो टेरिडोफाइटा के मेंबर जो है विशुद्ध रूप से टेरेस्ट्रियल पर आने वाले पहले पादप थे। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करें। दूसरे क्लासिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं उन पूरे के पूरे प्लांट्स को दो भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? फ्लावर उत्पन्न होते हैं या नहीं होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जो ग्रुप बनाया गया है उसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे पादप जिनमें सीड उत्पन्न नहीं होते हैं, सीडलेस जो प्लांट्स होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है वो कहलाता है क्रिप्टोगेम्स। वहीं पर जो सीड उत्पन्न करते हैं, सीड उत्पन्न करने वाले पादपों के लिए जो समूह बनाया गया वो हो गया फेनेरोगेम्स। अर्थात प्लांट्स को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांटा गया है, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को शामिल किया गया है। थैलोफाइटा अर्थात एल्गी को, ब्रायोफाइटा अर्थात मॉसेस, लिवरवर्ट्स और हार्नवर्ट्स को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। वहीं पर टेरिडोफाइटा के अंतर्गत फर्म्स का अध्ययन किया जाता है। चलिए वापस आते हैं फेनेरोगेम्स के अंतर्गत, जिसको कि स्पर्मेटोफाइटा भी कहा जाता है। अब इन स्पर्मेटोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं, अगर इनके सीड
कैसे हो गए, नैक्ड हो गए, तो वो जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे, जैसा कि हमने बेसिक क्लासिफिकेशन में देखा था। वहीं पर अगर सीड जो है फ्रूट के अंदर क्लोज्ड है, तब ऐसी अवस्था में इनको आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म कहा जाएगा। एंजियोस्पर्म को पुनः दो भागों में बांट दिया गया, मोनोकोटिलिडन्स, मोनोकॉट और डाइकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। उम्मीद करूंगा कि यह क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी के अगले टॉपिक के अंतर्गत एक नए वीडियो के रूप में, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।